ओके, सो मेरा नाम है कमलवीर और हम बात करेंगे फ्रेडरिक वॉन हाइक के बारे में। फ्रेडरिक वॉन अगस्ट हाइक इनका पूरा नाम है। ओके, इनका जन्म होता है 1899 में और डेथ होती है 1992 में। और आप लोग अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने और उसे रिन्यू करने के लिए कमलवीर एस रेफरल कोड यूज कर सकते हो, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके और गिवन लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेडरिक वॉन हाइक। सो फ्रेडरिक वॉन हाइक का जन्म होता है 1899 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, वियना में, वियना ऑस्ट्रिया में। इसके बाद ये एज अ लेक्चरर काम करते हैं। इन इकोनॉमिक्स किस यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। 1929 से काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद देन ही मूव्ड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन 1933, द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो 1950, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये काम करते हैं, पढ़ाते हैं, है ना, यानी कि लेक्चरर थे। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज, इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है 1974 में। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मुझे सही से याद है तो जयप्रकाश नारायण को कोई प्राइज मिला है और उससे जुड़ा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको कि इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला है यह भी याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले, आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखना है, इस तरीके से हमें दिमाग में रखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। If any 20th century economist was a renaissance man, it was फ्रेडरिक वॉन हाइक, जो कि जिसने सुधार किया हो ना। तो ये भी अभी याद रखना है। ये कोटेशन, ये स्टेटमेंट, ये वर्ड्स किसके लिए यूज किए जाते हैं कि 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी का 20th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स में रेनेसेंस मैन किसे कहा जाता है। मैच करने वाला क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, रेनेसेंस मैन और दूसरी साइड पे लिखा हुआ होगा फ्रेडरिक वॉन हाइक, आपको उसे मैच कर देना है। तो ये भी अभी दिमाग में रखना है। तो आपको देखो, मैंने बनाया इस तरीके से कि आप नोट्स बनाते रहो जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। सो नेक्स्ट है जी, इन द लेट 1930s, लेट 1930s की बात होती है, अर्ली 40s की बात होती है। हाइक सेड सोशलिस्ट प्लानिंग कुड नॉट वर्क। अभी हम इनके आइडियाज के ऊपर आ चुके हैं। मैं पहले आपको एक बेसिक सा बता देता हूं इंफॉर्मेशन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं इनके आइडियाज के बारे में। देखो, ये एक लिबर्टेरियन थिंकर थे, ठीक है, लेकिन ये वेलफेयर के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है रॉबर्ट नोजिक के बारे में, जो कि वेलफेयर को पूरी तरीके से निग्लेक्ट करते हैं, बल्कि वेलफेयर स्टेट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। बल्कि वो तो स्टेट के टैक्स लगाने के राइट के ऊपर भी आप कह सकते हैं कि उसे भी क्रिटिसाइज करते हैं ना। तो वो भी एक लिबर्टेरियन थिंकर थे, ये भी एक लिबर्टेरियन थिंकर है, लेकिन इन्हें ये चीज पता थी, ये ना काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, इनके आइडियाज काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। क्यों रियलिस्टिक कहेंगे हम, रियलिस्टिक ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, रियलिस्टिक है, क्योंकि इन्हें पता है कि एक स्टेट बिना वेलफेयर के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब लोग उसको फिर नहीं बैक करेंगे, लोग उसको नहीं मानेंगे, लोग उसकी अथॉरिटी को नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना। इसीलिए ये कहते हैं कि स्टेट को वेलफेयर करना जरूरी है लोगों का, है ना। अभी यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, जब हमने बात की तो ये किसका कंसेप्ट है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बताना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक कंसेप्ट है कि अगर एक अथॉरिटी वहीं पे एग्जिस्ट करती है जहां पे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उसे रिकॉग्नाइज करें। सबॉर्डिनेट्स अगर रिकॉग्नाइज करते हैं अथॉरिटी को, तभी अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं। ये कंसेप्ट किसका है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, तो ये वेलफेयर की बात करते हैं, लिबर्टेरियन ये एक स्कॉलर है, तो जाहिर सी बात है ये लिबरलिज्म की बात करते हैं, तो ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ओपन मार्केट की बात करते हैं, फ्री मार्केट की बात करते हैं। फ्री मार्केट को ये जस्टिफाई करने के लिए स्टेट ऑफ नेचर तक ले जाते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरीके से चीजें स्टार्ट हुई है, लैंग्वेज कैसे स्टार्ट हुई है, मनी का कंसेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ है, ये हमें बताते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि मान लीजिए ये आपके सामने एप्पल है, ये एक एप्पल है,
लैंग्वेज के बारे में ये हमें जोड़ के बताएंगे। ये कहते हैं कि एप्पल है, इसे आप एप्पल कह रहे हैं, अभी ये आपकी मर्जी है, आप इसे एप्पल कहिए या कुछ भी कहिए। तो लैंग्वेज में ये तो नहीं था ना कि पहले से कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता था, वो सिस्टम हमें आकर के बता रहा था कि तुम इसे ये बोलो और तुम इसे ये बोलो। किसी ने हमें कुछ नहीं बोला है, अपने आप से चीजें बनती चली गई हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली चीजें बनी है, साइमल्टेनियस ऑर्डर का कंसेप्ट भी इन्हीं का है, ये भी याद रखिएगा। चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप डेवलप होती रही हैं। तो कभी भी किसी ने इस चीज को डिजाइन नहीं किया, मतलब सिस्टम को किसी ने कभी डिजाइन नहीं किया, मार्केट को कभी किसी ने डिजाइन नहीं किया बैठकर कि आज चलो बैठकर मार्केट बनाते हैं, आज चलो बैठकर लैंग्वेज बनाते हैं, आज चलो चीजों के नाम रखना शुरू करते हैं। ऐसा किसी ने नहीं किया कभी। तो ये कहता है कि हर एक चीज साइमल्टेनियसली बनी है, धीरे धीरे खुद ब खुद बनती चली गई है। तो इसीलिए स्टेट, इसीलिए मार्केट भी इसी तरीके से बनी है। तो स्टेट का कोई राइट नहीं है कि मार्केट में इंटरफेयर करे। ओके, मार्केट हमेशा फ्री रहनी चाहिए, ये चीज के बारे में ये बात करते हैं। तो साइमल्टेनियस ऑर्डर है, फ्री मार्केट है, वेलफेयर स्टेट है, इनके बारे में अभी हम डिटेल में समझेंगे। अभी आपको एक बेसिक पता चल गया, बैकग्राउंड पता चल गया। तो 1930s और 40s में फ्रेडरिक हाइक क्या करते हैं, जो सोशलिस्ट प्लानिंग था उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि जो सोशलिस्ट थिंकिंग है, सोशलिस्ट थिंकर है, जो सोशलिस्ट आइडियाज है, सोशलिस्ट पॉलिसीज है, जो कहती है कि एक प्लानिंग के थ्रू मार्केट को रन करना चाहिए, स्टेट प्लानिंग करेगा, उस प्लानिंग के थ्रू मार्केट को रन किया जाएगा। तो ये कहते हैं कि बिल्कुल गलत है, ये काम नहीं करेगा, और इनकी बातें सही भी साबित होती हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा इनके बोलने के बाद इन्होंने क्या रीजन दिया कि मेरा लॉजिक क्या है ना। हम 6 लॉजिक पढ़ते हैं इंडियन लॉजिक में, वही चीज लॉजिक क्या है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट थॉट सेंट्रल प्लानिंग कुड वर्क। तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट है वो सोचते थे कि सेंट्रल प्लानिंग काम कर सकती है, कि स्टेट प्लानिंग करेगा, वो स्टेट के अकॉर्डिंग मार्केट चलेगी, ये चीज काम कर सकती है। एंड दे थॉट प्लानर्स कुड टेक द गिवन इकोनॉमिक डेटा एंड एलोकेट रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। यहां पे बड़ा ट्विस्ट आता है, यहां पे बड़ा ट्विस्ट आता है, एक और इनका कंसेप्ट नया यहां पे इंट्रोड्यूस होगा। नया कंसेप्ट क्या है, तो नया कंसेप्ट ये है, ये कहते हैं जिस तरीके से अभी हम आ जाएंगे, इन्हें बहुत सारे लोग कंजर्वेटिज्म के साथ भी जोड़ के देखते हैं, लेकिन ये अपने आप को कंजर्वेटिज्म से अलग करेंगे, वो हमें बाद में पता चलेगा। एक कंजर्वेटिव थिंकर है माइकल ऑक्सफोर्ड। माइकल ऑक्सफोर्ड बात करते हैं पॉलिटिकल रैशनैलिटी को, वो क्रिटिसाइज करते हैं, लिमिटेड नॉलेज की बात करते हैं, उसी तरीके की बातें ये भी करते हैं। ये करते हैं, ये बात कहते हैं कि आपके पास हर एक चीज की नॉलेज नहीं हो सकती, आपके पास हर एक चीज की इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। ये लोकल नॉलेज का एक कंसेप्ट देते हैं जी, वो भी आगे निकल कर आएगा, लोकल नॉलेज का कंसेप्ट। तो यहां पे ये कहते हैं कि देखो, एक इंसान एक पर्सपेक्टिव के साथ ही दुनिया को देख सकता है, ठीक है, और हर एक इंसान के पास ये जो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी नॉलेज है वो थोड़ी थोड़ी होती है, हर एक के पास थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। देखो, एक गरीब बंदा कैसे वर्ल्ड को देख सकता है, ये अंबानी जी नहीं बता सकते। अंबानी कैसे वर्ल्ड को देख सकता है, हम और आप नहीं बता सकते। मोदी जी कैसे वर्ल्ड को देखते हैं, वो वही बता सकते, हम नहीं बता सकते। राहुल गांधी के लिए क्या है इंडिया, हमारे लिए क्या है इंडिया, आपके लिए क्या है इंडिया, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। एक हिंदू के लिए अलग है इंडिया, एक मुस्लिम के लिए अलग है इंडिया। हर एक चीज, हर एक इंसान की नॉलेज, उसके बैकग्राउंड, उसके पर्सपेक्टिव, उसका कल्चर, उसकी जो आप कह सकते हैं कि एक उसका जो इंटेलेक्ट है उससे इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो नॉलेज सभी लोगों में बंटी हुई होती है। तो पूरी तस्वीर किसी के पास भी नहीं है कि इंडिया क्या है। इसका एग्जाम्पल है, एक बहुत टिपिकल एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देता हूं, तो वो एग्जाम्पल है जी, एक रखी है आपके सामने ब्रिक, ठीक है, एक ब्रिक रखी गई है आपके सामने, और उस ब्रिक के ऊपर यहां पे क्या पड़ा है, एक एप्पल पड़ा है ना। तो उसके एक साइड पे बच्चा बैठा है, यहां पे बच्चा बैठा है, यहां पे और यहां पे। हमारे साथ भी ऐसा होता है, मेरे ख्याल से आपके साथ भी ऐसा होता होगा
सभी को कहा गया कि एप्पल को ड्रॉ किया जाए, और यहां पे एप्पल तो एक ही है, सेम एप्पल है, सेम ब्रिक है, लेकिन 4 अलग अलग तस्वीरें निकल कर आती हैं, क्योंकि हर एक बच्चा अलग एंगल से उसे देख रहा है, तो अलग तस्वीर बनती है। तो इसी तरीके से हर एक इंसान सोसाइटी को भी अलग एंगल से देखता है, तो उसके पास एक ही एंगल की तस्वीर होती है और वो उसी को सही मानता है, तो सभी एंगल की तस्वीर उसके पास नहीं हो सकती। बात आती है यहां पे, जब आपके पास सभी एंगल की तस्वीर नहीं हो सकती, जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है एक सिस्टम की, जब आपके पास इकोनॉमी की कंप्लीट नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ यहां पे बैठकर कह रहे हो कि हम प्लान कर लेंगे कि ये पूरे एप्पल के लिए सही क्या है, तो वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे गलत बात है, क्योंकि आपकी नॉलेज लिमिटेड है। जब आपकी नॉलेज लिमिटेड है, जब आप सिस्टम के हर एक एंगल को नहीं देख सकते, तो आप सिस्टम के हर एक एंगल को चलाने के लिए एक प्लान कैसे बना सकते हो? तो एक प्लान के साथ, ठीक है, आप कैसे सारे सिस्टम को चलाने के लिए एक प्लान बना सकते हो, एक ऐसी पॉलिसी बना सकते हो जो सारी इकोनॉमी को रन करेगी, ठीक है, क्योंकि आप सारी साइड्स नहीं देख सकते ना इकोनॉमी की, आप सिर्फ एक ही साइड देख सकते हो, तो आप ऐसी प्लानिंग करके ऐसा सिस्टम, ऐसा कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर सकते हो आप अपनी इस शैलो इंफॉर्मेशन पर बेस्ड, ठीक है, ये भी कंसेप्ट आगे डिटेल में आएगा। बट हाइक पॉइंटेड आउट दैट द डेटा आर नॉट गिवन, द डेटा डू नॉट एग्जिस्ट। वो कहते हैं कि जो डेटा पॉलिसी मेकर्स को, प्लानिंग जो कमिश्नर है, जो भी प्लान करता होगा, उसे दिया जा रहा है, वो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ना ही एग्जिस्ट कर सकता है इन एनी वन माइंड और स्मॉल नंबर ऑफ माइंड्स, ठीक है। डेटा क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि वो डेटा जो आपके हाथों में है वो तो एक साइड का डेटा है ना, तो वो यानी कि पूरी इकोनॉमी का डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ओके, और ना एग्जिस्ट कर सकता है। रेदर इसीलिए क्या है, इसीलिए जो सेंट्रल प्लानिंग वाली बात है कभी काम नहीं करेगी। रेदर ईच इंडिविजुअल हैज नॉलेज, इन्होंने कहा ये नहीं है कि जो 4-5 पॉलिटिकल साइंटिस्ट आपने बिठा रखे हैं आपके ऑफिस में और वो प्लानिंग कर रहे हैं, उन पर बेस्ड, उनके डेटा बेस्ड, उनके पास नॉलेज है, ये गलत बात है। ईच इंडिविजुअल हैज नॉलेज, हर एक इंडिविजुअल के पास नॉलेज है, एंड पर्टिकुलर रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग दीज रिसोर्सेज दैट अ सेंट्रल प्लानर कैन नेवर हैव। और एक सेंट्रल प्लानर के पास सारी नॉलेज कभी आ नहीं सकती, तो वो प्लानिंग करना उसका बेतुका है, इनएप्रोप्रिएट है। तो इस तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज किया प्लानिंग को। पहला उनका कंसेप्ट है फ्री मार्केट सोसाइटी का। अभी तक आपने काफी चीजें समझ भी ली होंगी इनके आइडियाज के बारे में, इसी हम अभी अच्छे से डेवलप करते जाएंगे इनके कंसेप्ट्स को। तो पहली बात, ये इन्फ्लुएंस थे किससे? लुडविग वॉन मिसा के प्राइस मैकेनिज्म कंसेप्ट से, याद रखिएगा बस इतना, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्राइस मैकेनिज्म कंसेप्ट ये किसने दिया है? तो ये लुडविग वॉन मिसेस हैं, जो भी जैसे भी इन्हें प्रोनाउंस किया जाएगा। तो फ्री मार्केट बेस्ड है थ्योरी ऑफ नॉलेज के ऊपर, आपको पता है। थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है? तो थ्योरी ऑफ नॉलेज ये है, देखो फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है कि स्टेट मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टेट आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, ये चीजें स्टेट आपको नहीं बताएगा, ठीक है। मतलब ये फ्री मार्केट होती है। तो ये कहते हैं कि ऐसी फ्री मार्केट की जरूरत क्या है, या फ्री मार्केट को ये कैसे जस्टिफाई करते हैं कि फ्री मार्केट कैसे, फ्री मार्केट ही आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छा सिस्टम है, कैसे जस्टिफाई करते हैं? नॉलेज का कंसेप्ट ये यूज करते हैं। ये कहते हैं कि नॉलेज इज ऑलवेज लिमिटेड, नॉलेज हमेशा लिमिटेड होती है। आप अगर इस टाइम पीरियड में पैदा हुए हो, ये जो 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी है, तो आपकी नॉलेज
हमेशा लिमिटेड रहेगी इस सेंचुरी तक। इसका मतलब क्या है? तो आप अगर अपने पास्ट को भी देखोगे, आप अपने फ्यूचर को भी अगर देखोगे, तो आपका कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा? आपका, आप कह सकते हैं कि एक दृष्टिकोण, अप्रोच क्या रहेगी जो इस टाइम पीरियड के लोगों की है। तो यानी कि नॉलेज आपकी लिमिटेड रहेगी। आप उस अप्रोच के साथ नहीं देख सकते जिसके साथ 200 साल पहले लोग देखते थे, 300 साल पहले लोग देखते थे, उसके साथ आप देख ही नहीं पाओगे। ठीक है। दिस आर्ग्यूमेंट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल ऑन एवरी एंड ईच डिसिप्लिन। किसी भी डिसिप्लिन की बात करो, वहां पे नॉलेज ये कहते हैं कि लिमिटेड है उसके रिगार्डिंग। दैट इज वाई, इसीलिए वन कैन नॉट क्लेम ही हैव फुल नॉलेज ऑफ पॉलिटी और इकोनॉमी। इसीलिए एक इंसान ये नहीं कह सकता कि राजनीति की मुझे अच्छे से नॉलेज है, राज्य की मुझे पूरी नॉलेज है, कि राज्य क्या है क्या नहीं है मुझे समझ है। सेकंड, दूसरी चीज, नॉलेज कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, नॉलेज कंसंट्रेटेड नहीं हो सकती कि एक इंसान के पास सारी नॉलेज हो, एक इंस्टीट्यूशन के पास ही सारी नॉलेज हो, ऐसा नहीं हो सकता। नॉलेज क्या होती है? सेपरेटेड है, तो नॉलेज फ्रेगमेंटेड कहा जा सकता है। नॉलेज फ्रेगमेंटेड है, उसी को वो लोकल नॉलेज कहते हैं। ये हमारे पास नॉलेज है। ठीक है, आज के टाइम की नॉलेज, क्या आज का टाइम किस तरीके का है? ये कहते हैं कि ये किसी एक इंसान के पास नहीं हो सकती, कि एक इंस्टीट्यूशन के पास पूरी नॉलेज कंसंट्रेटेड नहीं हो सकती। ये कहते हैं नॉलेज फ्रेगमेंटेड है, बंटी हुई है। हर एक इंसान के पास नॉलेज है, और हर एक इंसान के पास नॉलेज है, और हर एक इंसान के पास जो उसके हिस्से की नॉलेज है, उसे ये कहते हैं लोकल नॉलेज। लोकल नॉलेज, कंफ्यूज मत होना, लेकिन थोड़ा सा इसे ऐसे करके ऐसे सोच के देखो कि कहीं ना कहीं ये रूसो के पास नहीं जा रहे इनके आइडियाज। रूसो भी तो कहते हैं कि आपकी विल को आपके अलावा और कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसे कोई, क्योंकि कोई समझ नहीं सकता, है ना, उस तरीके की बात है। ये आपकी नॉलेज है, आपके पास ही रहेगी, है ना, कोई और नहीं इसे समझ सकता। सो नॉलेज इज प्रेजेंट इन मिलियंस ऑफ लोकल डिसीजंस। अभी क्या है, जो नॉलेज है, नॉलेज कहां पे है? नॉलेज किसके पास है? करोड़ों लोगों के पास नॉलेज है, लोकल नॉलेज है ना। तो इसीलिए नॉलेज कहां पे, कहां पे आप कह सकते हैं कि सामने आती है, कहां पे मैनिफेस्ट होता है नॉलेज का? तो जब लोग डिसीजंस लेते हैं। समझिए इसे, अभी हम डिटेल में जा रहे हैं, डीप में जा रहे हैं। जब लोग डिसीजंस लेते हैं तो नॉलेज क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, नॉलेज का मैनिफेस्टेशन होता है। सोसाइटी विल प्रोग्रेस इफ एवरी इंडिविजुअल विल यूज देयर लोकल नॉलेज एंड मेक डिसीजंस। अगर अगर एक इंसान डिसीजन लेगा, एक इंस्टीट्यूशन डिसीजन लेगा, तो सोसाइटी डिवेल्प नहीं कर पाएगी। वो इंसान का जो आप कह सकते हैं कि सोच है, उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी आगे बढ़ेगी या पीछे आएगी, या उस नजरिया, एक नजरिया आगे बढ़ेगा। सोसाइटी का एक पार्ट जो चाहता है वहां पे स्टेट जा रहा है, वो गरीब अमीर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई एक है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है स्टेट, उसके अकॉर्डिंग चल रही है मार्केट। लेकिन ये कहते हैं सोसाइटी तब डिवेल्प करती है अगर ये जो मिलियंस ऑफ लोकल डिसीजंस, इनके अकॉर्डिंग स्टेट चलता है, इनके अकॉर्डिंग मार्केट चलती है। इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट है, जो आप बायर्स हो, मिलियंस ऑफ बायर्स, मिलियन ऑफ सेलर्स, अगर ये सभी अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, एक बायर क्या खरीदेगा, एक कंज्यूमर क्या खरीदेगा, स्टेट उसे नहीं बताएगी, वो खुद से 4 5 6 7 8 कंपनीज में से चूज करेगा, तो वो बेस्ट प्रोडक्ट ले सकता है अपने अकॉर्डिंग। ये चीज सही है। तो इस तरीके से जब वहां पे क्या होगा, लोकल डिसीजंस फ्रीली लिए जाएंगे, तो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। दिस सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग लीड्स टू स्पॉन्टेनियस ऑर्डर। इसी से क्या है, एक स्पॉन्टेनियस ऑर्डर बनता है, और सोसाइटी इसी स्पॉन्टेनियस ऑर्डर के ऊपर बनी है।
तो हमारी सोसाइटी कैसे बनी है, मैंने जैसे शुरू में बताया था, किसी एक इंसान ने डिजाइन किया नहीं, एक इंस्टीट्यूशन ने डिजाइन किया नहीं, सोसाइटी बनी है जी स्पॉन्टेनियस ऑर्डर के ऊपर, ठीक है, धीरे धीरे से बनी है, ग्रेजुअली, लाखों लोगों के डिसीजंस पर बेस्ड। अभी इसी को वो मार्केट के साथ जोड़ेंगे आगे। अभी हमने ये चीज समझ ली कि सोसाइटी बनी है हमारी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड, जो हमने डिसीजंस लिए थे, है ना। और आपको पता है कि एक इंफॉर्मेशन से एक से अच्छे, एक से भले दो जैसे कहा जाता है, तो एक इंस्टीट्यूशन डिसीजन ले उससे अच्छा है ना कि लाखों लोगों के पास जो आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है उसे वो यूज करे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी को यहां पे वो बताते हुए कहते हैं द वर्च्यू ऑफ फ्री मार्केट। जब फ्री मार्केट को हम लागू कर देंगे, इज दैट, इसका मतलब प्लस पॉइंट क्या है, वर्च्यू ऑफ फ्री मार्केट का मतलब क्या है कि इसका प्लस पॉइंट क्या है, इज दैट इट गिव्स, ये देती है मैक्सिमम लैटिट्यूड फॉर पीपल टू यूज इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग आप अपनी इंफॉर्मेशन यूज कर पाते हो। ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी इंफॉर्मेशन यूज कर पाते हैं, तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी सोसाइटी का उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। दैट ओनली दे हैव, in short, the market process generates the data. Without markets, data are almost non-existent. That is why he said in socialist marker, data do not exist. ठीक है, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट एंड इवन मैनी सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट, आप कह सकते हैं कि उसके बाद जो हाइक का आर्ग्यूमेंट है उसे फॉलो करना शुरू करते हैं और उसे मानते हैं, मतलब उसे आप जस्टिफाई उन्होंने कर दिया है। यानी कि यहां पे एक और हम उनके आइडियाज का एक और पॉइंट देखेंगे, जहां पे वो कहीं ना कहीं जो नाजी जर्मनी है या सोशलिज्म का, आपको पता है कि जो चाहे आप बात कीजिए मुसोलिनी की, चाहे आप हिटलर की बात कीजिए, तो पहले तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को और सोशलिज्म को आप कह सकते हैं कि अच्छा मानते थे, है ना। तो ये बात करते हैं अभी हाइक हमें यही बताते हैं कि ये देखिए कैसे कम्युनिज्म सोशलिज्म ऑथोरिटेरियन रिजीम्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो कहीं ऐसे बाकी देश भी ऑथोरिटेरियन रिजीम में, टोटलिटेरियनिज्म में आप कह सकते हैं कि नहीं बन जाए, है ना, नहीं ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो क्या करना चाहिए उस चीज को भी ये यहां पे एड्रेस करते हैं। तो ये कहते हैं इन 1944 हाइक ऑल्सो अटैक्ड सोशलिज्म फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंगल। तो वो यही था ना कि सोशलिज्म सिर्फ यही नहीं कि मार्केट में लोकल नॉलेज को आप कह सकते हैं कि सप्रेस करता है, बल्कि सोशलिज्म हमारा जो पॉलिटिकल रिजीम है उसके लिए भी हार्मफुल है। तो फ्रॉम हिज वेंटेज इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में आराम से रहते हुए, हाइक हैड ऑब्जर्व्ड, हाइक ऑब्जर्व कर रहे थे जर्मनी वेरी क्लोजली, अच्छे से, मतलब जर्मनी के साथ ही है। इन 1920s एंड 30s और 20s के दौर में उन्होंने समझा कि जर्मनी में क्या हो रहा था। उसके बाद वो ब्रिटेन चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब जर्मनी, आप कह सकते हैं विस्फोट हुआ जर्मनी में, विस्फोट का मतलब है कि जब वहां पे आपको पता है कि हिटलर सामने है, तो उससे पहले क्या हो रहा था वो इन्होंने देखा। ही नोटिस्ड डेट, ब्रिटेन में इन्होंने नोटिस किया जब ये ब्रिटेन गए, मैनी ब्रिटिश सोशलिस्ट, बहुत सारे जो ब्रिटेन के सोशलिस्ट हैं, वर एडवोकेटिंग सम ऑफ द सेम पॉलिसीज फॉर गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ पीपल्स लाइव्स दैट ही हैड सीन एडवोकेटेड इन जर्मनी 1920s। ठीक है, तो इन्होंने ऑस्ट्रिया में रहते हुए जर्मनी में देखा था कि जर्मनी में कौन सी पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा था सोशलिज्म के नाम पर लोगों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सोशलिज्म क्या कहता है, मार्केट को कंट्रोल करो, सोशलिज्म क्या कहता है, थोड़ा सा लोगों को भी कंट्रोल करो, ड्यूटीज भी लेके आओ उनमें। तो इन्होंने देखा था कि सोशलिज्म के नाम के ऊपर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिविल लाइफ में कौन कौन सी पॉलिसीज बना के लोगों को कंट्रोल किया जा रहा था, और वो कंट्रोल आपको पता है कि बाद में कहां चला गया। तो इन्होंने ये चीज देखी थी, इसीलिए ही हैड ऑल्सो सीन दैट, इसके साथ इन्होंने क्या समझा था, नाजीज रियली वर नेशनल सोशलिस्ट। इन्होंने देखा था कि नाजी सोशलिस्ट थे शुरू में, दैट इज दे वर नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट। सो हाइक ने यहीं पे बुक लिखी एक, द रोड टू सेफरडम। ठीक है, ये बुक इन्होंने क्यों लिखी, एग्जामिनेशन में देखो, अभी आपको पता है कि एग्जामिनेशन में ये तो क्वेश्चन नहीं आने वाला कि रोड टू सेफरडम किसने लिखी,
सभी को पता चल गया है। ये तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आया हो, ये तो इजी क्वेश्चन है अभी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, रोड टू सैफर्डम क्यों लिखी गई? तो जब इन्होंने देखा कि ब्रिटेन में भी उन्हीं पॉलिसीज को, उन्हीं आइडियाज के ऊपर बेस्ड लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिन पॉलिसीज को या जिन पॉलिसीज को पहले नाजी जर्मनी में लागू किया गया था, तो ये पॉलिसीज उन्हें कहां लीड टू देम, कहां लेके जाएगी? ऑथोरिटेरियन रेजिम की तरफ। तो इस चीज के लिए अवेयर करने के लिए उन्होंने ये बुक लिखी। तो एग्जामिनेशन में कभी ये पूछा जा सकता है कि ये बुक क्यों लिखी गई, क्या ये रीजन और असर्शन सही है? तो ये आपने याद रखना है। टू वॉर्न हिज फेलो ब्रिटिश सिटीजन्स ऑफ द डेंजर ऑफ सोशलिज्म, कि सोशलिज्म किस तरीके से डेंजरस हो सकता है। ब्रिटेन के लिए सोशलिज्म डेंजरस है, इस चीज के ऊपर एक बुक लिखी गई है, द रोड टू सैफर्डम। क्या यह स्टेटमेंट सही है? ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। हिज बेसिक आर्ग्यूमेंट वाज दैट गवर्नमेंट कंट्रोल आर इकोनॉमिक लाइव्स अमाउंट्स टू टोटलिटेरियनिज्म, कि वो कहते हैं कि जब गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमिक लाइफ को कंट्रोल करना शुरू करती है, गवर्नमेंट को अगर हम ये अधिकार देते हैं कि आप इकोनॉमी में दखल करो, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट के हाथ में इकोनॉमी चलेगी, तो इकोनॉमी चले जाएगी, तो गवर्नमेंट पॉलिटिकली भी क्या हो जाएगी? नॉन कंट्रोलेबल हो जाएगी। तो फिर हम गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी टोटलिटेरियनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और रोड टू सर्फडम, सर्फडम का मतलब क्या होता है? स्लेवरी, है ना, स्लेवरी कह सकते हैं इसे, अगर हम कहें तो स्लेवरी यानी कि दास्तां। तो रोड टू सर्फडम, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर हम इसी तरीके से सोशलिज्म पर चलते रहेंगे तो भैया आप स्लेवरी की तरफ चले जाएंगे, टोटलिटेरियनिज्म की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये वो बताना चाह रहे थे इस बुक के साथ। नेक्स्ट वो लिखते हैं, इकोनॉमिक कंट्रोल इज नॉट मेयरली कंट्रोल ऑफ अ सेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसी चीज को आगे इलेबोरेट करते हुए वो हमें बताते हैं कि इकोनॉमिक कंट्रोल का मतलब ये नहीं, उन्होंने पीछे ये कह दिया ना कि इकोनॉमिक कंट्रोल से वो हमारी पॉलिटी को भी कंट्रोल कर लेंगे, हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल कर लेंगे, उन्होंने वो पीछे कह दिया। उसी चीज को अभी वो इलेबोरेट कर रहे हैं और ये उन्हीं के वर्ड्स हैं, तो आप इसे याद रखिएगा जी। तो इकोनॉमिक कंट्रोल इज नॉट मेयरली कंट्रोल ऑफ अ सेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये मत समझिए कि ह्यूमन लाइफ का एक सेक्टर है, एक एस्पेक्ट है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये एक हमारा एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, एक को कंट्रोल कर लिया ठीक है, बाकी तो हम फ्री हैं। वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ एक ह्यूमन का एक एस्पेक्ट नहीं है विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट, नहीं कि बाकी एस्पेक्ट से इसे अलग किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इट इज द कंट्रोल ऑफ द मीन्स फॉर ऑल आर एंड्स। आप कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक हमारा एस्पेक्ट है, अगर वो हमारे हाथ में रहेगा तो ही हम अपने बाकी के लक्ष्य पूरे कर पाएंगे, बाकी की जरूरतें पूरी कर पाएंगे। अगर हमारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ही उन्होंने कंट्रोल कर लिया, पकड़ लिया, तो हमारी लाइफ के जो बाकी के एंड्स हैं, बाकी की जरूरतें हैं, बाकी का इंटरेस्ट है, जो सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, एक भी हम अपनी मर्जी से, अपने विल के अकॉर्डिंग नहीं पूरा कर पाएंगे। और यही क्या है? रोड टू सैफर्डम है। यही हमें स्लेवरी की तरफ ले जाएगा अगर एक एस्पेक्ट भी उनके हाथ में चला गया। जॉन मेनार्ड केन्स जो न्यू लिबरल थिंकर हैं, सभी को पता है, उन्हीं के आइडियाज के ऊपर आपको पता है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, सभी कुछ उनके आइडियाज पर बेस्ड बनता है। जॉन मेनार्ड केन्स भी इनके आइडियाज को और इनकी बुक को उस टाइम पे प्रेज करते हैं। ऑन द बुक्स कवर, और बुक के कवर के ऊपर वो लिखते भी हैं, आई एम इन माई ओपिनियन, ये उन्हीं के वर्ड्स हैं जॉन मेनार्ड केन्स के, किसके लिए? इनके लिए, फ्रेडरिक हाइक के लिए। इन माई ओपिनियन इट इज अ ग्रैंड बुक, ग्रैंड बुक कहा इन्होंने इसे, मोरली एंड फिलोसॉफिकली आई फाइंड माई सेल्फ इन एग्रीमेंट, कि मैं पूरी तरीके से मोरली भी, फिलोसॉफिकली भी एग्री करता हूं विद वर्चुअली द होल ऑफ इट, कि पूरी बुक के साथ मैं, आप कह सकते हैं, एग्री करता हूं। एंड नॉट ओनली इन एग्रीमेंट विद इट बट इन डीपली मूव्ड एग्रीमेंट। ठीक है, देखिए इस तरीके की स्टेटमेंट है जॉन मेनार्ड केन्स की इनके लिए। ओके, ऑल्दो हाइक हैड इंटेंडेड द रोड टू सैफर्डम ओनली फॉर अ ब्रिटिश ऑडियंस, इट ऑल्सो सोल्ड वेल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आपको पता है कि इन्होंने ये क्यों लिखी थी?
क्यों लिखी थी जी? ब्रिटिश लोगों के लिए, है ना, कि ब्रिटेन में ऐसी पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा था, लेकिन पूरे यूरोप में नहीं बल्कि ब्रिटेन के बाहर यूएस में भी इस बुक को लोग खरीदते हैं और इस बुक से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि इनकी आइडियाज को उस टाइम पे बहुत प्रेज किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है विद दैट बुक, उस बुक के साथ हाइक एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ, और इसी बुक के साथ आप कह सकते हैं कि इन्हें वर्ल्ड का लीडिंग क्लासिक लिबरल या आप कह सकते लिबर्टेरियन थिंकर्स में इनकी गिनती होने लगी। टुडे ही वुड बी कॉल्ड अ लिबर्टेरियन और मार्केट लिबरल, है ना, उस टाइम पे आप कह सकते क्लासिकल लिबरल कहा गया। अ फ्यू ईयर्स लेटर मिल्टन फ्राइडमैन, जॉर्ज स्टिजलर एंड अदर्स ही फॉर्म्ड द मॉन्ट पेलरिन सोसाइटी। अभी ये अगली चीज है जो हमें याद रखनी है। मॉन्ट पेलरिन सोसाइटी बनाई इन्होंने मिल्टन फ्राइडमैन और जॉर्ज स्टिगलर के साथ मिलके। ये क्यों थी ये भी हम देखते हैं अभी। तो अभी आपको ये नाम याद रखने हैं, है ना। तो देखो अभी जब हम किसी स्कॉलर के बारे में पढ़ते हैं तो और बहुत सारे नाम हैं जो हमें फिर उनसे फेमिलियर हम हो जाते हैं, जैसे जॉन मेनार्ड केन्स, वो अभी हमें पता चल गया कि वो इनके साथ जुड़े हुए थे, तो वो भी लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म से जुड़े हुए हैं। मिल्टन फ्राइडमैन, जॉर्ज स्टिजलर, ये भी अभी हमें याद रहेगा ना। तो मॉन्ट पेलरिन सोसाइटी इन्होंने बनाई किस चीज के लिए? सो डेट क्लासिकल लिबरल्स, जो क्लासिकल लिबरल स्कॉलर्स हैं, कुड मीट एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद मिल सके, एंड गिव ईच अदर मोरल सपोर्ट इन व्हाट अपीयर्ड टू बी अ लूजिंग कॉज। तो आप कह सकते हैं ये इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि ताकि सारे जो क्लासिकल लिबरल थिंकर्स हैं उस टाइम के मिल सके आपस में और मिलके डेवलप कर सके, आप कह सकते हैं कि अलग अलग लिबरलिज्म की नई थ्योरीज को। नाम याद रखिएगा जी, मॉन्ट पेलरिन सोसाइटी। मॉन्ट पेलरिन सोसाइटी मैच करने वाला आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है मॉन्ट पेलरिन सोसाइटी और साथ में लिखा हुआ हो सकता है लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म लिखा हुआ हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है जी मिल्टन फ्राइडमैन, जॉर्ज स्टिजलर, फ्रेडरिक हाइक, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा जी, आपको साथ में मैच कर देना है। और इसे कब बनाया गया था? इस सोसाइटी को कब बनाया गया था? 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ। साथ जोड़ के याद रखिएगा जी। ये बुक 44 में आई, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप क्या सकते समराइज करके लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, 1960 में आती है, ठीक है, याद रखिएगा जी। सो नेक्स्ट है इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में हम देखेंगे अभी पॉलिटिकल थ्योरी में हाइक कहां स्टैंड करते हैं। हाइक गेव हिज व्यू ऑफ प्रॉपर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हिज बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ठीक है। अभी हमने शुरू में बात की थी ना कि वो वेलफेयर के पूरी तरीके से खिलाफ भी नहीं है, तो वो प्रॉपर रोल गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए इस चीज के बारे में वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में लिखते हैं। रोड टू सेफरडम में क्या लिखते हैं कि कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए और इंटरवेंशन से क्या होगा, टोटलिटेरियनिज्म की तरफ हम जा सकते हैं। गवर्नमेंट का रोल कितना जस्टिफाइड है कि कितना गवर्नमेंट हमें आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट कर सकती है या इंटरफेयर कर सकती है मार्केट में, तो उसके बारे में वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी के बारे में लिखते हैं, लिबर्टी में लिखते हैं। इट इज एक्चुअली अ मोर एक्सपेंसिव व्यू of the proper role of government than many of his fellow classical liberals hold। उससे आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा था फिर भी। he discussed the principles of freedom and based his policy proposal on those principles। his main objective to progressive taxation, आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का रोल क्या होगा, तो गवर्नमेंट के रोल के लिए उन्होंने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात की। फॉर एग्जांपल इसके अलावा ना वो आप कह सकते हैं करेंसी में भी उन्होंने बल्कि ये बात की कि एक स्टेट में ही काफी सारी करेंसीज भी चलाने का आपके पास राइट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए ज्यादा जरूरी है समझना ये चीज, करेंसी वाली हमारे लिए इतना जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल वॉज नॉट दैट इट कॉजेज इनएफिशिएंसी बट दैट इट वायलेट्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उन्होंने कहा आप कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कंसेप्ट था वो कहते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को ये वायलेट करता है।
सो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है आपकी इनकम 10 रुपए है तो 1% आपके ऊपर टैक्स, 100 रुपए है तो आपके ऊपर 5% टैक्स, 1000 रुपए है तो आपके ऊपर 10% टैक्स, 10,000 रुपए है तो 20% टैक्स, है ना। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ता चला जाएगा। वो कहते हैं कि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि आप सभी लोगों को इक्वल मान ही नहीं रहे हो। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इन द बुक्स पोस्ट स्क्रिप्ट वो लिखते हैं वाई आई एम नॉट अ कंजर्वेटिव, ठीक है। वो क्योंकि कई लोग उसे फिर उन्हें फिर कंजर्वेटिज्म के साथ जोड़ के भी देखते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहां पे आप कह सकते हैं कि इस तरीके के आइडियाज को प्रमोट कर रहे हैं जहां पे ये चीजों को पीछे की तरफ खींच रहे हैं। क्योंकि वहां पे उस टाइम पे ये बातें होने लगी थी ना, वेलफेयर स्टेट की, या स्टेट को आप कह सकते हैं गरीब लोगों के लिए काम करना चाहिए, ये वो सारी चीजें। लेकिन उस टाइम पे इन्हें फिर क्रिटिसाइज भी किया गया कि ये पुरानी बातें कर रहे हैं कि टैक्स सिस्टम में भी वापस आ जाए सारी चीजों में, तो ये कंजर्वेटिव है। तो फिर ये बताते हैं वाई आई एम नॉट अ कंजर्वेटिव, कि मैं कंजर्वेटिव नहीं हूं, ठीक है। फिर वो अपने आइडियाज को, क्लासिकल लिबरलिज्म के आइडियाज को कंजर्वेटिज्म से अलग करके भी हमें समझाते हैं, वो भी हम अभी आगे समझेंगे। सो कंजर्वेटिज्म से अपने आप को अलग करते हुए फ्रेडरिक वॉन हाइक लिखते हैं वो किस तरीके से रिजेक्ट करते हैं कंजर्वेटिज्म को। सो अमंग हिज ग्राउंड्स फॉर रिजेक्टिंग कंजर्वेटिज्म, तो कंजर्वेटिज्म को वो किन ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जो मॉरल और रिलीजियस आइडियल्स हैं वो पूरी तरीके से कोएर्सन के ऑब्जेक्ट हैं, नहीं है ना, नहीं है मतलब नहीं है, ये चीज गलत है, यानी कि है तो ये चीज गलत है। सो इसके साथ ही वो कहते हैं कि जो कंजर्वेटिज्म है वो होस्टाइल है इंटरनेशनलिज्म का, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि कंजर्वेटिज्म है कहीं ना कहीं वो विरोध करता है इंटरनेशनलिज्म का और नेशनलिज्म को सपोर्ट करता है। लेकिन आप लोग मुझे कंजर्वेटिव स्कॉलर कहते हो, थिंकर कहते हो, बल्कि मैं तो नेशनलिज्म का विरोध करता हूं, तो मैं कंजर्वेटिव स्कॉलर नहीं हो सकता, ठीक है। कंजर्वेटिज्म नेशनलिज्म को सपोर्ट करता है, लेकिन मैं नेशनलिज्म को इस तरीके से सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए मैं कंजर्वेटिव स्कॉलर नहीं हूं, ठीक है। अगली चीज, मैनी पीपल गेट मोर कंजर्वेटिव एज दे एज, जैसे जैसे मतलब उनकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो और आप कह सकते हैं स्टडी करते रहते हैं, तो वो और ज्यादा कंजर्वेटिव होते रहते हैं। उसी के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेडरिक हाइक के लिए कहा जाता है कि वो जितने ज्यादा एज होती रही वो उतने ज्यादा रेडिकल होते रहे। रेडिकल किस चीज में? लिबरलिज्म में। वो और ज्यादा लिबर्टी के आप कह सकते हैं कि ऊंचे स्तर पर जाते रहे, लिबर्टी की और बड़े स्तर पर मांग करते रहे। किस तरीके से? और ज्यादा सोशलिज्म को और कम्युनिज्म को डीप में वो क्रिटिसाइज करते नई नई थ्योरीज के साथ। ऑल्दो ही हैड फॉरवर्ड सेंट्रल बैंकिंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, फेवर्ड कि सेंट्रल बैंकिंग को वो फेवर करते हैं पूरी लाइफ में। इन 1970s ही बिगैन एडवोकेटिंग डी नेशनलाइजिंग मनी, लेकिन क्या है 1970s में वो एक नया कंसेप्ट लाते हैं, डी नेशनलाइजेशन ऑफ मनी। अभी तो क्या है, आरबीआई है हमारा सारा, आप कह सकते हैं करेंसी छापता है, एक करेंसी है आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है। वो कहते हैं कि मनी भी डी नेशनलाइज की जाए, इस तरीके की वो बात करते हैं ना। लेकिन हमें इस चीज में जाने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्टिंक्ट करेंसीज की बात करते हैं एक ही स्टेट में, वो हमें इस चीज में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हमें याद रखना है कि वो कितने ज्यादा लिबरल थे, है ना, बस। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के आप कह सकते स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा जरूरी है। सो अभी समझेंगे हम कि वो किस तरीके से एवोल्यूशन के बारे में बताते बताते हमें फ्री मार्केट, फ्री विल और लिबरलिज्म को जस्टिफाई कहते हैं। वो कहते हैं कि ऑर्डर कैन बी अनडिजाइंड, ठीक है। वो कहते हैं कि जो ऑर्डर है उसे डिजाइन नहीं किया जा सकता। हमने जैसे शुरू में बात की थी कि ऑर्डर को डिजाइन नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि सोसाइटी या फिर ऑर्डरली जो स्ट्रक्चर्स हैं आर द प्रोडक्ट ऑफ द एक्शन ऑफ मैनी मैन बट आर नॉट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन डिजाइन। वो कहते हैं कि जो सोसाइटी आप आज देख रहे हो, जो ऑर्डर आज आप देख रहे हो, वो किसी एक ह्यूमन ने डिजाइन नहीं किया, ये 10 ह्यूमन 15 ह्यूमन किसी ने डिजाइन नहीं किया, बल्कि क्या है जितने भी लोग यहां पे रहे हैं
सबके एक्शंस ने सबके एक्शंस ने आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूट किया है और स्पॉन्टेनियसली एक ऑर्डर और एक सोसाइटी बनती चली गई है। शुरू में हमने बात की थी, है ना, और आप कह सकते हैं इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है आज। Although there was a time when men believed that even language and morals had been invented by some genius of the past। वो कहते हैं, ये उन्हीं के लॉजिक्स हैं जी, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज ऐसे करके असर्शन रीजनिंग में आ सकता है कि लैंग्वेज है जो आप कह सकते हैं कि उसे यूज करते हुए लिबरलिज्म को कौन प्रमोट या जस्टिफाई करता है, तो वो चीज समझना। तो वो कहते हैं कि हम हमेशा से ये मानते रहे थे कि जो लैंग्वेज है या जो मॉरल्स हैं या जो हमारे कानून हैं किसी एक इंसान ने बनाए हैं, वो भगवान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं एवरीबडी रिकॉग्नाइजेज नाउ, कि अभी सभी को पता चल गया है दैट दे आर द आउटकम ऑफ अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, कि हर एक चीज किससे बनी है, एवोल्यूशन से बनी है, ठीक है, हुज रिजल्ट्स नोबडी फोरसो और डिजाइन, और ये चीजें किसी ने डिजाइन नहीं की है कभी भी। ओके, हमारा आप कह सकते हैं लैंग्वेज, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारे नॉर्म्स किसी ने इन्वेंट नहीं किए हैं, सॉरी किसी ने डिजाइन नहीं किए हैं, धीरे धीरे खुद ब खुद बने हैं। सोसाइटी, लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट इज नॉट डिजाइंड बाय अ सिंगल मैन और सिंगल एंटिटी बट स्ट्रक्चर्ड बाय स्पॉन्टेनियस ऑर्डर। बस इस चीज को याद रखना है, स्पॉन्टेनियस ऑर्डर का कंसेप्ट उनका यही है कि एवोल्यूशन के साथ बनी है ये सारी चीजें, किसी एक इंसान ने नहीं बनाई है। सो ये चीजें याद रखिएगा जी। ऑर्डर कैन बी अनडिजाइंड, ऑर्डर कैन बी अनप्रिडिक्टेबल, और ये दो चीजें याद रखिएगा जी, ये किसने कही है, ठीक है, मैच वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। टू हाइक, हाइक के लिए पहले तो हमने बात कर ली कि किसी ने डिजाइन नहीं किया है, अभी वो बात कर रहे हैं कि जो ऑर्डर है, वो सोसाइटी है, वो अनप्रिडिक्टेबल भी है, आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। यहां पे जो हमारे पास कुछ लॉजिक है ना, मान लो जो मार्क्स ने कुछ लॉजिक खोजे हैं या कुछ पैटर्न खोजे हैं सोसाइटी में, वो कहते हैं कि इसी पैटर्न के साथ अभी सोसाइटी आगे बढ़ेगी, तो वो कहते हैं कि ऐसा पैटर्न, ये भी चीज गलत है, ये लॉजिक भी गलत है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि कोई लॉजिक है जिसके साथ सोसाइटी चलती है, लेकिन आप उसे नहीं समझ सकते। हो सकता है कि वो पहले वाली सोसाइटी का लॉजिक आपने समझ लिया, लेकिन इस बारी कौन सा लॉजिक काम करेगा आपको नहीं पता, ठीक है। टू हाइक, सोशल एंड कल्चरल एवोल्यूशन, जो हमारी सोसाइटी का और कल्चर का एवोल्यूशन हो रहा है, आर मच द सेम, एक ही तरीके के हैं, और ड्रिवन बाय इनोवेशन, फैशन एंड वेरियस शॉक्स दैट म्यूटेट पीपल्स प्लान्स इन अनप्रेडिक्टेबल वेज विद अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। अभी देखो यहां पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है और जो कल्चर है वो कैसे चेंज होता है। देखो हमने तो एक पैटर्न बता दिया कि पैटर्न क्या है, मान लो कार्ल मार्क्स वाला एग्जांपल लेंगे हम कि अमीर गरीब के बीच में क्या होगा, हमेशा संघर्ष होगा और सोसाइटी में चेंज आएगा, हमने तो ये देख लिया। लेकिन वो कहते हैं इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो सोसाइटी को रन करती हैं, जैसे कि इनोवेशन। देखो फ्यूडलिज्म चल रहा था, फ्यूडलिज्म चल रहा था, सामंत किसानों को क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। अचानक से वहां पे इनोवेशन, कहीं से आप कह सकते हैं कि कोई मशीन्स को इन्वेंट कर देता है, तो क्या होता है, सारा जो आप कह सकते हैं कि हमारा जो लाइफ चल रही थी एक तरफ को, वो चेंज ही हो जाती है, दूसरी तरफ चलने लगती है। वो इसलिए क्या है, आपकी जो सोसाइटी है, कल्चर है, अनप्रिडिक्टेबल है। अगर कोई पैटर्न है भी तो पता नहीं वो कब किसी इनोवेशन, फैशन, किसी और शौक की वजह से कब वो अपना रास्ता चेंज कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे आप सभी लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे लाइफ में, ये करेंगे वो करेंगे, 2020 में ये करना है वो करना है, पहले 6 महीने निकल चुके हैं 2020 के, कुछ भी नहीं हुआ है पूरे विश्व में, सब कुछ चेंज हो गया, सारे प्लान्स ऐसे ही रह गए। तो अनप्रेडिक्टेबल है ना, तो इस तरीके से ये अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कोई नया इनोवेशन, फैशन, ये सारी चीजें सब कुछ चेंज कर सकती है।
द सिस्टम मे बी मोर और लेस लॉजिकल। वो कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हैं लॉजिकल है, ठीक है लॉजिकल हो सकता है, लेकिन लॉजिक है क्या? और लॉजिक एक नहीं है, हर बार अलग लॉजिक काम करता है। मोस्ट थिंग्स सीम इन रेट्रोस्पेक्ट टू हैव हैपेंड फॉर अ रीजन। ठीक है, अभी जब हम वो कहते हैं कि जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें लगेगा हाँ यार कोई ना कोई रीजन था, है ना। येट लेकिन फिर भी, हाउएवर लॉजिकल द सिस्टम में भी हो सकता है, इट्स लॉजिक डज नॉट रेंडर द सिस्टम डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन इसके लॉजिक ये नहीं कि ये हम बता सके उन्हें यूज करके कि डिटरमाइन कर सके कि आगे होगा क्या, या उसे चेंज कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें कभी भी कोई भी इनोवेशन, फैशन या ऐसी चीज आ सकती है जो अब सारा कुछ ऐसे बिछा के रख देगी। वी कैन मेक प्रेडिक्शंस इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, ज्यादा आप कैसे ब्रॉडेस्ट सेंस में कर सकते हैं, सच एज व्हेन वी से दैट इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई कॉजेज प्राइस टू हाई। बस ऐसी चीजें हम आप कह सकते हैं कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अदर थिंग्स इक्वल बट वी हैव नो बेसिस फॉर प्रिडिक्टिंग द फाइन डिटेल्स। हम डिटेल्स नहीं बता सकते, ये बता सकते हैं चीजों को आप स्टोर कर लोगे जी तो आप कह सकते हैं कि उनका दाम बढ़ जाएगा, इस तरीके से बस ये चीज बता सकते हो, इसके अलावा और नहीं प्रेडिक्ट कर सकते आप कुछ सोसाइटी के बारे में। तीसरा पॉइंट है इसी सीरीज में, ऑर्डर कैन एम्बॉडी एसेंशियली डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो किसको आप कैसे दर्शाता है, डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन, जो हम पहले बात कर रहे थे। हेग के लिए जो प्राइसेस हैं वो लाइक लैंग्वेज है, ये अभी कभी क्वेश्चन बन सकता है। हु सेड प्राइसेस आर लाइक लैंग्वेज, या हु स्टेटेड या हु यूजेस कंसेप्ट ऑफ प्राइसेस एज लैंग्वेज, या फिर कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एज प्राइस, है ना, ऐसे करके हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो चीजों के प्राइस है वो लैंग्वेज की तरह है। देखना अभी बड़ा ये एक अच्छा कंसेप्ट निकल कर आएगा। वो कहते हैं कि हाउ डू वी नो what it will take to get our product to whomever wants or needs it most। ठीक है, वो यहां पे हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने एक प्रोडक्ट बनाया है उसकी जरूरत किसे सबसे ज्यादा है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। लेकिन ये पता लगाने की जरूरत क्या है, ये भी अभी चीज निकल कर आएगी आगे। अभी ये हमें बताएंगे कि जो प्राइस है उसे गवर्नमेंट क्यों ना डिसाइड करे, उसे मार्केट डिसाइड क्यों करे, ये क्यों अच्छा है। ठीक है, इस चीज को वो बताने के लिए अभी डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन का अपना कंसेप्ट यूज करेंगे, यानी कि सभी के पास इंफॉर्मेशन होती है, जो मैं शुरू में बता रहा था आपको। लैंग्वेज वाला मैंने आपको बताया था कि हर एक इंसान ने अपने खुद से आप कह सकते हैं कि चूज किया कि किस चीज को क्या बोलेगा, है ना, उसे क्या अच्छा लगता है बोलना। ये चीजें अभी सारी जोड़ के समझो। मे बी वी टेक बिड्स। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो कहते हैं एज वी टेक बिड्स फॉर एक्स, किसी इंसान के लिए एक्स कम्स टू हैव अ प्राइस। एज विद लैंग्वेज प्राइसेस एनेबल पीपल टू फॉर्म म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस। इसे समझते हैं कि ये क्या है। वो कह रहे हैं यहां पे कि हमने एक आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाया है, साथ साथ में लैंग्वेज को भी लेते हुए चलना। अभी ये लैंग्वेज क्या है, आप कह सकते हैं कि कोई यहां पे कोई भी चीज है तो उसको क्या नाम दिया है हमने, कोई पेड़ है, पौधा है, किसी भी तरीके से उसे क्या नाम मिला है, तो वो जो हमें अच्छा लगा हमने उसे वो कहना शुरू कर दिया। हमने उसे वो कहना शुरू कर दिया कि ये है जी शेर, ये है चीता। तो शेर ने खुद आके थोड़ी ना हमें कहा था कि मुझे शेर कहो। ठीक है, तो जिस इंसान को जो सही लगा उसने वो उसे कह दिया, और बस फिर सारे वही कहने लगे। अभी भी अलग अलग लोग अलग अलग उसे कुछ भी कह सकते हैं और कहते भी हैं, है ना। ये चीज समझिए यहां पे। अब अगली चीज क्या है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है और मार्केट में उतारा है। हम जब देखते हैं कि इसे एक इंसान खरीद रहा है, दो इंसान खरीद रहा है, या इसे बहुत सारे इंसान इसे डिमांड कर रहे हैं, तो अभी अभी
जैसे मैंने उसे कहा कि मैं उसे शेर कहूंगा, चीता नहीं कहूंगा, तो अभी मैं उसका प्राइस डिसाइड मैं करूंगा या उसकी डिमांड प्राइस उसका तय करेगी, कोई थर्ड पार्टी गवर्नमेंट उसका प्राइस तय नहीं करेगी। ठीक है। फ्री फ्लोटिंग प्राइसेस हेल्प पीपल कोऑर्डिनेट इन इंट्रीसेट एंड म्यूचुअली कंसिडरेट वेज एज दे इंडिविजुअली डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस और कंज्यूम। ठीक है। तो ये चीज आम इंसानों को क्या करने के लिए एनेबल करती है कि क्या उन्हें प्रोड्यूस करना है, क्या उन्हें कंज्यूम करना है। टू थिंक दैट एन अथॉरिटी नीड्स टू डिसाइड, कि अथॉरिटी डिसाइड करेगी व्हाट द प्राइस ऑफ द राइस आउट टू बी, कि प्राइस क्या होना चाहिए। लाइक थिंकिंग दैट एन अथॉरिटी नीड्स टू डिसाइड व्हाट साउंड पीपल शुड मेक व्हेन दे वांट टू रेफर टू राइस। ठीक है। देखो इसे लैंग्वेज के साथ कैसे जोड़ के दर्शा रहे हैं ये, कि राइस का प्राइस क्या होना चाहिए। अगर मतलब आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना चाहिए, तो ये तो वही बात हुई ना कि राइस को राइस कहें या बाइस कहें, ये तो वैसी बात हुई कि गवर्नमेंट हमें बताएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज है वो भी हमसे जुड़ी हुई है। हमारा जो आप कह सकते हैं हमारे लिए जो सही है हम उसे वही कहेंगे। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसी तरीके से हम उसे प्रेजेंट करेंगे मार्केट में। ये उनका लॉजिक है यहां पे। अगर आपको ये प्राइस मैकेनिज्म वाला उनका कुछ ना भी समझ में आए ना, तो आपको ज्यादा टेंस यहां पे नहीं होना है। ठीक है। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा जरूरी हो सकता है। हमारे लिए बस पता होना चाहिए ना कि उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में बात की, बस ये पता होना चाहिए। इसे समराइज करते हैं। फ्री मार्केट इज बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पॉलिटिकल सिस्टम, यहां पे ये भी समझिए एक चीज, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्पॉन्टेनियस ऑर्डर के ऊपर बेस्ड नहीं हो सकता। इसे समझेंगे, इसे समझेंगे। क्या वो यहां पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई वर्ड वो ये नहीं यूज करते। तो क्या उनका कहने का मतलब, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्पॉन्टेनियस ऑर्डर पर बेस्ड नहीं हो सकता। क्यों? देखो ये स्टेट है, अगर हमने ये कह दिया कि जिस भी इंसान को जो भी करना है वो करे, उसका राइट, कुछ भी करने का उसके पास राइट है पॉलिटिकली, उसे गवर्नमेंट की बात माननी है माने, नहीं माननी है ना माने, स्टेट में रहना रहे, नहीं रहना ना रहे, उसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलना है चले, ना चलना है ना चले। तो इससे क्या होगा, स्टेट में क्या आ जाएगी, एनार्की आ जाएगी। तो ये तो गलत बात है ना। तो उन्होंने कहा इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम स्पॉन्टेनियस ऑर्डर पर बेस्ड नहीं, उसे हमें डिजाइन करना पड़ेगा। और वहां पे हम पूरी तरीके से फ्री नहीं हो सकते, हमें स्टेट की बात, एक एंटिटी की बात सुननी पड़ेगी, वो हमें कंट्रोल कर सकती है। हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज इन पॉलिटिकल स्फीयर वी नीड अ गवर्नमेंट, अ सेंट्रल पावर जो लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करे। ठीक है। लेकिन 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 देर इज नो सिंगल अथॉरिटी इन फ्री मार्केट, लेकिन फ्री मार्केट में कुछ सिंगल अथॉरिटी नहीं हो सकती जो कि डिसीजंस ले। मिलियंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, वो सभी मिलकर डिसीजन लेंगे, अपना अपना डिसीजन लेंगे, बल्कि सभी। फ्री मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम लेजीज फेयर मार्केट, ये भी याद रखिए। लेजीज फेयर मार्केट और फ्री मार्केट को अलग अलग किसने किया, फ्रेडरिक वॉन हाइक ने, ये भी याद रखिएगा। तो जो लेजीज फेयर मार्केट है, लेजीज फेयर मार्केट में क्या है, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस और गाइड टू मार्केट एंड लेजीज फेयर। लेजीज फेयर में क्या होगा, गवर्नमेंट है कोई भी इकोनॉमिक जो आप कह सकते हैं कि फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करेगी। लेकिन इनकी जो फ्री मार्केट है, स्टेट क्या करता है, प्रेजेंट रहेगा वहां पे मेंटेन करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फ्रेमवर्क। ठीक है। स्टेट इंस्टीट्यूशंस बनाएगा, जैसे कि आरबीआई हो गया, ऐसे करके इंस्टीट्यूशंस बनाएगा
जो कि करेंसी को देखेंगे, स्टॉक मार्केट को देखेंगे। इस तरीके से स्टेट इंस्टीट्यूशन बना सकता है, लेकिन रेगुलेट करने के लिए नहीं, अच्छी फंक्शनिंग के लिए, अच्छे ट्रेड के लिए। ठीक है, तो ये थिन लाइन है, ये आपको समझनी पड़ेगी। लेजीज फेयर मार्केट कहती है स्टेट गवर्नमेंट अपने घर में बैठे, उसे कोई काम, कोई लेना देना नहीं मार्केट ट्रेड के बारे में, जो चल रहा है चलने दीजिए। इनकी फ्री मार्केट क्या कहती है, स्टेट क्या करेगी, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाएगी सभी को ट्रेड के लिए। ठीक है, तो स्टेट का यहां पे रोल है ताकि मार्केट स्मूथली काम कर सके, तो स्टेट का यहां पे ये रोल है। इनइक्वालिटी के बारे में उनका क्या कहना है ये समझते हैं। इन फ्री मार्केट, बार बार मार्कर लिखा हुआ है, इन फ्री मार्केट सोसाइटी, इन फ्री मार्केट सोसाइटी में क्या होगा, एवरीवन इज फ्री टू यूज हिज लोकल नॉलेज। हमने लोकल नॉलेज तो समझ लिया है पिछले मतलब पहले शुरू में, और उसे इंप्लीमेंट करने का राइट सभी के पास है। कुछ अपनी नॉलेज को यूज करेंगे तो आपको पता है कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, और कुछ आप कह सकते हैं कि वो हार जाएंगे मार्केट में, कुछ को आप कह सकते लॉस होता है बहुत ज्यादा, कोई अंबानी बन जाएगा, कोई नहीं बन पाएगा। इससे क्या आएगी, इनइक्वालिटी आएगी। तो सम विल बी विनर्स, सम प्लेयर विल बी विनर्स, और कुछ लूजर्स होंगे। तो कुछ लोगों के जो डिसीजंस हैं या कुछ लोगों की जो लोकल नॉलेज है, वो आप कह सकते हैं कि अच्छे से उनके पास अच्छी नॉलेज नहीं होगी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि लो लेवल की नॉलेज होगी, या फिर उनकी इनकम और वेल्थ कम रह जाएगी। कुछ लोग ऊपर पहुंच जाएंगे, कुछ लोग नीचे रह जाएंगे, इनइक्वालिटी आएगी। वो कहते हैं कि इस तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टेट में दो तरीके के लोग होंगे, एक तो सक्सेसफुल, एक लूजर्स, है ना, जिनकी लोकल नॉलेज नहीं वर्कआउट नहीं करेगी। वो कहते हैं कि जो ये इनइक्वालिटी है ये इनएविटेबल है, इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक गेम में जब आप सभी लोगों को खुला छोड़ते हो तो कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, सभी नहीं जीत सकते। इसलिए इनइक्वालिटी को आप कह सकते हैं पूरी तरीके से खत्म कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमेशा रहेगी। लेकिन ये कहते हैं कि जो लूजर्स हैं, ये जो डिसएडवांटेजियस हैं, इन्हें धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, ग्रेजुअली इन्हें धीरे धीरे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि दे विल हैव टू बी पेशेंस, इन्हें पेशेंस रखनी होगी। अगर ये मार्केट में बने रहते हैं तो आज नहीं तो कल ये भी प्रॉफिट में आ जाएंगे। हो सकता है कि इनके सक्सेसफुल के इक्वल ना आ पाए, लेकिन ये लूजर उनके आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे, उनके इक्वल चाहे ना भी आ पाए। तो इन्हें पेशेंस रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा मार्केट में। व्हेन मार्केट विल डेवलप एवरीवन विल डेवलप, ये कहते हैं कि जब मार्केट डेवलप करती है, ऊपर जाती है, तो सभी छोटे बड़े जो आप कह सकते हैं कि सभी बिजनेसमैन ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, आप कह सकते हैं जिस तरीके से इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट है एडम स्मिथ का, उसी तरीके की ये बात है। इस तरीके से वो इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट है, वो कहते हैं कि इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, है ना। तो वो कहता है कि दो तरीके हैं इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के, एक मेरिट एक वैल्यू। दो चीजों पर बेस्ड इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या किया जाता है। तो जो मेरिटोक्रेसी है, यानी कि मेरिट पर बेस्ड है, वो कहते हैं इसे नहीं यूज करना चाहिए। वैल्यू पर बेस्ड इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिफाइड है। समझते हैं कि कैसे। तो यहां पे वो एक एग्जांपल देते हैं, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात कर रहे थे हम, उसके रिगार्डिंग है ये चीज। तो यहां पे वो एक एग्जांपल देते हैं कि एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए, मेरिटोक्रेसी नहीं यूज करना है, इसको अभी क्रिटिसाइज करते हो, क्या कहते हैं वो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए उसने कुछ खास तरीके के स्टोन्स को इकट्ठा किया। वो कोई खास स्टोन नहीं है, आम स्टोन है, कुछ भी ऑर्डिनरी स्टोन्स है, उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें उसने क्या किया, कलर कर दिया अपने अकॉर्डिंग।
ऐसे कलर करके लोगों में बेचना शुरू कर दिया। वो स्टोन्स को, वो उसने नदी के किनारे से स्टोन उठाए, उन्हें कलर करके लोगों में बेचा। लोगों को बड़े अच्छे लगने लगे कि ये कलर करके बड़ा अच्छा लगता है, तो लोगों ने खरीदना शुरू किया और इतने ज्यादा बिके कि वो मिलीनियर बन गया। ठीक है, मिलीनियर बन गया। एक इस केस में एक तो ये इंसान है जो अमीर बना है, ये इंसान यहां पे रिच है, ये इंसान यहां पे रिच है। एक और इंसान है, उसे आप कहिए वो रिसर्च स्कॉलर है, वो पिछले 15 साल से लगातार कोशिश कर रहा है कैंसर के लिए वैक्सीन बनाने की, कि जो कैंसर ठीक कर दे आपका, ऐसी दवाई बनाने की कोशिश कर रहा है। वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये भी देखो, ये सोसाइटी के लिए काम कर रहा है ना, ये जो कैंसर के लिए काम कर रहा है डॉक्टर। अभी ये कहते हैं यहां पे जो अमीर, ये जो रिच हैं, जिसने ये स्टोन बेचकर बहुत रिच हुआ है, इसके ऊपर इसकी इनकम को गरीब लोग या फिर आप कह सकते हैं जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं उन तक पहुंचाना चाहिए इसकी इनकम को, ताकि बाकी लोगों को कंपनसेट किया जा सके। जो लोग 15 साल से काम कर रहे हैं वो कर तो सोसाइटी के लिए रहे हैं ना, लेकिन वो नहीं कामयाब हुए हैं, तो उन्हें हमें पैसा तो देना है। तो उन्हें पैसा देने के लिए हम इस अमीर के पैसे को वहां पहुंचाएंगे, तो उसकी इनकम को ट्रांसफर करेंगे टैक्स के थ्रू उन तक कंपनसेट करने के लिए। यह है मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी इस तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है अमीर और गरीब में, अमीर और गरीब में, कि अमीर का जो पैसा है उसने वो ऑब्वियसली हार्डवर्क करके कमाया है, लेकिन उससे भी ज्यादा हार्डवर्क करने वाले कुछ लोग हैं सोसाइटी के लिए। वो पैसे के लिए हार्डवर्क नहीं कर रहे, वो किसी दूसरी चीज के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी की वेलबींग के लिए, बेटरमेंट के लिए। तो वहां तक भी पैसा पहुंचना चाहिए, तो वहां तक पैसा पहुंचाने के लिए हम टैक्स लगा देंगे। ये मेरिटोक्रेसी है, इसे वो रिजेक्ट करते हैं, इसे वो रिजेक्ट करते हैं। दूसरा कंसेप्ट है वैल्यू, वैल्यू पर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहते हैं वैल्यू टू अदर्स, तो योर प्रोडक्ट शुड वैल्यू टू अदर्स, जनरेट इनकम प्रिंसिपल, है ना, हायर एंड लोअर इनकम ऑफ बोथ जस्टिफाइड। वो कहते हैं कि यहां पे एक स्टोन है जो बनाया गया है, उसे 1000 लोग कहते हैं कि हमें डेली चाहिए, तो उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है उस टाइम पे। और इसके लिए अभी ये लूजर है, ये लूजर साबित हुआ ना, क्योंकि इसने अभी आप कह सकते हैं कि अभी तक कुछ नहीं ये कर पाया है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है बनाने में, तो ये लूजर है दूसरा इंसान। तो इसने जो भी प्रोडक्ट बनाया है पहले इंसान ने, उसको बहुत सारे लोग वैल्यू करते हैं, इसीलिए उसकी ज्यादा इनकम जस्टिफाइड है, क्योंकि उसने वैल्यू लोगों में पैदा की है अपनी, इसीलिए लोगों ने उसे बदले में पैसे दिए हैं, तो इसीलिए उसकी ज्यादा इनकम जस्टिफाइड है। और ये यहां पे क्या है, लूजर है। ये वैल्यू का जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है अभी तक नहीं बना पाया है, ये एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट अभी तक नहीं बना पाया है, उसमें नहीं सक्सेसफुल हुआ है, इसीलिए इसकी लो इनकम भी जस्टिफाइड है। इस तक अभी हमें इनकम नहीं पहुंचानी है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन तक के थ्रू, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू। और ये वैल्यू टू अदर्स को आप कह सकते हैं कि अच्छा मानते हैं। सो लिबर्टी देखते हैं, तो वो लिखते हैं कि फ्रीडम इज द लिबर्टी ऑफ परस्यू वंस एम एंड पर्पस। लिख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में कभी पूछ लिया जाए होब्स लोग रूसो को, आप जाके वो मत कर देना। तो जी फ्रीडम क्या है, फ्रीडम है लिबर्टी, किस चीज की, कि परस्यू करो जो आपका खुद का एम है या पर्पस है।
फ्रीडम का क्या मतलब है कि आप इतने फ्री हो कि आप अपना जो भी एम बना रहे हो उसके पीछे चलने के लिए फ्री हो, ठीक है। इकोनॉमिक लिबर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स वन टू अचीव हिज गोल्स। और इसी को आप कह सकते हैं कि ये बैक करते हुए कहते हैं कि इकोनॉमिक सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आपको हेल्प करती है आपके गोल्स अचीव करने में। चाहे देखो आपको सोशल वेलफेयर करना है, चाहे आपको आप कह सकते गरीब बच्चों को पढ़ाना है, चाहे आपको अपने मम्मी पापा को बड़ा घर देना है, चाहे लाइफ में आपको कोई भी आपका एम है, तो उसके लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। तो इकोनॉमिक लिबर्टी ही ये सारी चीजें दे सकते हैं, इसलिए इकोनॉमिक लिबर्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। कंट्रोल्ड इकोनॉमी इज लाइक कंट्रोल इंडिविजुअल लिबर्टी। क्या कह रहे हैं जी यहां पे ये कि अगर हमने इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया तो इसका मतलब है आपने इंडिविजुअल की लिबर्टी को कंट्रोल कर लिया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक लिबर्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी से बाकी सारी लिबर्टी जनरेट होती है। सोशल लिबर्टी आप कह सकते पूरी तरीके से वेलफेयर के अगेंस्ट नहीं थे। प्राइसेस वेजेस शुड नॉट बी फिक्स्ड ऑन द नेम ऑफ वेलफेयर। ये कहते हैं कि वेलफेयर जरूर करना है लेकिन प्राइस ना आप फिक्स करो, वेजेस ना फिक्स करो, गवर्नमेंट ये नहीं करेगी। इससे आप कह सकते हैं फ्री मार्केट डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट को काम कहां पे करना है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को दूर नहीं करना, गवर्नमेंट को इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को दूर करना है। यानी कि उनको एजुकेशन दो ताकि अपॉर्चुनिटी मिले, और अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन की, इसलिए फ्री एजुकेशन दे। ऐसी चीजें गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट कहेगी कि आपको आसान आप कह सकते हैं कि सस्ती चीजें दी जाएगी, ये गवर्नमेंट की तरफ से गलत चीज होगी। तो ये फ्रेडरिक वॉन हाइक थे। बहुत लंबा हो गया, जस्टिस का कंसेप्ट अभी भी बचता है। आई होप सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे।